हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा फिल्म 20 डेज़ लेटर की। इसकी शुरुआत में यह दिखाया जाता है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर जो लैब होती है वहाँ पर बहुत सारे चिंपांजी बनते हैं और इन चिंपांजीज के अंदर वहाँ के जो बायोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने एक वायरस डाला होता है। उस वायरस की वजह से यहाँ सारे चिंपांजी बहुत ही गुस्से वाले और एग्रेसिव हो जाते हैं। असल में यहाँ पर ये लोग प्रयोग कर रहे होते हैं इन चिंपांजीज के ऊपर। लैब में एनिमल एक्टिविटीज़ आते हैं जिनका काम होता है कि उन जानवरों को छुड़ाना जिन पर अत्याचार हो रहा हो, जिन पर कोई प्रयोग किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चिंपांजी बंद करके रखे हुए थे और उन पर अत्याचार किए जा रहे थे, उन पर प्रयोग किए जा रहे थे, इसलिए वह इन चिंपांजियों को छुड़ाना चाहते हैं और वह छुड़ाने लगते हैं। पर वहाँ पर जो एक लैब का आदमी होता है वह कहता है कि इसको बाहर मत निकालो, यह बहुत एग्रेसिव है, इनके अंदर वायरस है। पर वह एक्टिविटीज़ उनकी बात नहीं मानते। वह एक पिंजरे का दरवाज़ा खोल देते हैं और उसके अंदर जो चिंपांजी होता है वह दरवाज़ा खुलते ही उस लड़की के ऊपर जो दरवाज़ा खोलती है उसे छुड़ाने के लिए उस पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। चिंपांजी के घायल करने के बाद उस लड़की में कुछ होना शुरू हो जाता है, उसे कुछ होने लगता है और जब उसका साथी उसे देखने के लिए जाता है तो देखता है कि उस लड़की के मुंह से खून निकल रहा है जिसे चिंपांजी ने घायल किया है और वो खून उसके ऊपर भी गिर जाता है। यहाँ पर जो लैब का आदमी होता है वह तुरंत बिना देरी किए उस लड़की के ऊपर हमला कर देता है उसे मारने के लिए, लेकिन इससे पहले कि वो उसको मार पाता वह लड़की उसे मार देती है। अब इसके बाद कहानी का दूसरा पहलू दिखाया जाता है, कहानी का दूसरा सीन। इसमें दिखाया जाता है कि 28 दिन बीत चुके हैं और जिम नाम का एक आदमी जो कोमा में था लंदन की एक हॉस्पिटल में होश में आता है। वह देखता है कि हॉस्पिटल में कोई नहीं है और वह जब बाहर आता है तो उसे पूरा सुनसान शहर वीरान पड़ा हुआ दिखाई देता है। इस पूरे शहर में उसे एक भी इंसान नहीं दिखाई पड़ता। पूरा शहर खाली खाली, कोई इंसान नहीं। जगह जगह उसे डॉलर्स पैसे गिरे हुए दिखाई देते हैं। वह उसे उठाकर कुछ पैसों को एक बैग में भरने लगता है और इसी तरह घूमते घूमते वह एक बिल्डिंग में जाता है जो कि चर्च होता है। क्योंकि इंसान की जब उम्मीद ख़त्म हो जाती है तो उनकी आखिरी उम्मीद, इंसानों की आखिरी उम्मीद हम भगवान को ही मानते हैं। मगर जब वो उस बिल्डिंग, उस चर्च में जाता है तो वहाँ पर नज़ारा उससे भी ज़्यादा भयंकर होता है, बाहर से भी ज़्यादा भयंकर और बुरा होता है। चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी होती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। उसी समय वो देखता है कि कोई आ रहा है और उसके मुंह से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। वह जैसे जैसे नज़दीक आता है वह देखता है कि वह एक इंसान नहीं होता बल्कि एक ज़ॉम्बी होता है और उसके साथ दूसरे कई ज़ॉम्बी भी उसकी तरफ आना शुरू कर देते हैं। जिम भागना शुरू करता है और ज़ॉम्बी लगातार उनका पीछा कर रहे होते हैं। तभी दो लोग आकर उसे बचा लेते हैं। वो ज़ॉम्बी से लड़ते हैं और जिम को बचा लेते हैं। वो दोनों जिम को सुरक्षित जगह पर लेकर जाते हैं। वो सुरक्षित जगह उन्होंने बना ली होती है। वहाँ पहुँचने के बाद वो जिम से पूछते हैं कि तुम कौन हो। जिम कहता है कि मैं एक साइकिल की कुरियर का काम करता था। एक दिन मुझे किसी वैन ने उड़ा दिया, मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद अब मुझे होश आया है, तब मैं एक हॉस्पिटल में था और इसके बीच का मुझे कुछ याद नहीं। यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इन्हें वहाँ सुरक्षित लेकर आते हैं। उनमें एक लड़का और एक लड़की होती है। लड़का का नाम मार्क और लड़की का नाम सेलिना होता है। सेलिना जिम को बताती है कि कैसे इंसान वायरस की खोज की वजह से ये सब हुआ। पहले यहाँ अखबारों में आया, फिर यह सबके सामने कुछ ही दिनों में होने लगा और अचानक ये पूरे शहर में फैल गया, लोगों के घरों तक पहुँच गया। ये वायरस बहुत ही खतरनाक है जिसकी वजह से लोग ज़ॉम्बी बन जा रहे हैं। लेकिन इन्हें पहचानना बहुत ही आसान होता है। जब तक कि सरकार इस शहर को खाली करवाती या कोई बड़ा कदम उठाती तब तक यह बर्बादी पूरी तरह से शहर में फैल चुका था। हमने जो आखिरी न्यूज़ सुनी थी उसके मुताबिक यह वायरस चारों तरफ फैल चुका है, पेरिस और न्यूयॉर्क तक। यानी कि ये वायरस पूरे यूरोप में फैल चुका है। आर्मी ने भी इसके सामने घुटने टेक दिए हैं। इसके बाद हमें कोई नई जानकारी, कोई नई न्यूज़ नहीं मिली। इन दोनों का कहना रहता है कि इस वायरस की वजह से लगभग सब कुछ तबाह हो चुका है। पूरा यूरोप बर्बाद हो चुका है और ये वायरस हर तरफ फैल चुका है। ये सुनने के बाद जिम बोलता है कि सरकार क्या कर रही है। वो यहाँ पे बताते हैं कि ना ही कोई सरकार बची है और ना ही बिजली। पिछले 6 दिनों में जिम एक लौता इंसान ऐसा है जिसे इन्होंने देखा है और पिछले 6 दिनों से इन्होंने कोई इंसान जीता जागता नहीं देखा। जिम पूछता है कि तुम्हारी फैमिली का क्या हुआ, वो जिंदा हैं कि मर चुके हैं।
वो कहते हैं कि हमारे सारे लोग मर चुके हैं। जिम कहता है कि मैं अपने परिवार को ढूंढना चाहता हूँ, लेकिन सेलिना कहती है कि अगर हम बाहर गए तो कभी वापस नहीं आ पाएंगे, और अगर तुम्हें जाना है तो हम सब मिलकर कल सुबह तुम्हारे साथ चलेंगे, वो भी दिन में, क्योंकि रात में हम कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि रात में ज़ॉम्बीज़ और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं और उनकी एक्टिविटी 100 गुना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए हम लोग दिन में जाएंगे अगले दिन। फिर दूसरे दिन ये तीनों जिम के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। जिम अपने घर पर जाता है और वह देखता है कि उसके माँ बाप ने सुसाइड यानी कि आत्महत्या कर ली होती है। उनके हाथ में जिम की एक फ़ोटो होती है जिसके पीछे उन्होंने एक नोट लिखा होता है, जिसे जिम उठाता है और पढ़ता है। उस लेटर में लिखा होता है कि मेरे प्यारे जिम, हम तुम्हारे साथ सोने जा रहे हैं, हमें कभी उठाना मत। यह लेटर पढ़कर जिम रोने लग जाता है, लेकिन अब वह कुछ भी नहीं कर सकता। उसके माँ बाप अभी इस दुनिया में नहीं हैं। चूँकि अब रात होने वाली है, इसलिए वह डिसाइड करते हैं कि वह लोग यहीं रुक जाएंगे, क्योंकि अगर वो लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे तो वो सुरक्षित जगह पर पहुँचने से पहले रात हो जाएगी और वह रात में ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों? इसके लिए वो डिसाइड करते हैं कि वो जिम के घर पर ही रुक जाते हैं। फिर वो लोग एक ही कमरे में सोने का प्लान करते हैं, और जब वो कमरे में बैठे होते हैं तभी उनके ऊपर 2 ज़ॉम्बीज़ जो कि जिम के पड़ोसी होते हैं वह हमला कर देते हैं। हालांकि वह इन दोनों ज़ॉम्बीज़ पर भारी पड़ते हैं और वह तीनों मिलकर उन ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं। पर इस लड़ाई में एक ज़ॉम्बीज़ मार्क के हाथ पर काट लेता है और सेलिना ये देख लेती है, और इससे पहले कि मार्क भी ज़ॉम्बीज़ बने और कुछ करे उससे पहले सेलिना उसे मार देती है बिना कुछ बोले। सिर्फ ये देखते ही कि उसे ज़ॉम्बीज़ ने काटा है, सेलिना उसे मार देती है। सामने वाले के पास जो इंसान है जो इन्फेक्टेड नहीं है उसके पास इसे मारने के अलावा और कोई चारा नहीं होता कर देती है। अब सिर्फ 2 लोग बचे हैं, जिम और सेलिना। जिम से सेलिना कहती है कि अब हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि जब कुछ ज़ॉम्बीज़ आते हैं तो उनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अब हम यहाँ नहीं रुक सकते, हमें यहाँ से जाना होगा, नहीं तो हमारी मौत हो सकती है, हम नहीं बच सकते, हमें यहाँ से जाना होगा। वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और जब वो रास्ते में पैदल आगे जा रहे होते हैं तभी उन्हें एक बिल्डिंग में लाइट जलती और बुझती दिखाई देती है। यह दोनों उस बिल्डिंग की तरफ चले जाते हैं। फिर वो उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। वह सीढ़ियों से होकर उस फ्लैट तक जाना चाहते हैं जहाँ पर उन्होंने लाइट को जलती और बुझते हुए देखा। यह सब धीरे धीरे ऊपर की तरफ चुपचाप बढ़ रहे होते हैं कि तभी उस बिल्डिंग में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और वो उनका पीछा करने लगते हैं और यह लोग ऊपर की तरफ भागते हैं। और इससे पहले कि वह ज़ॉम्बीज़ इन दोनों तक पहुंच पाते और कुछ कर पाते, इनको बचाने के लिए एक आदमी आ जाता है और वह उन्हें बचाकर अपने घर में ले जाता है। यह वही आदमी होता है जिसके घर की लाइट बंद और चालू होती है। इस आदमी का नाम मार्क होता है और उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है हैना। ये लोग इस फ्लैट के अंदर छुपे हुए होते हैं। इन्हें देखकर फ्रैंक को खुशी होती है, क्योंकि ऐसे हालात में एक दूसरे का साथ बहुत ज़रूरी होता है। अब ये रात को सब सो जाते हैं और जब सुबह उठते हैं तब फ्रैंक उन्हें रेडियो पर एक मैसेज सुनाता है और इस मैसेज में बताया होता है कि हमारे पास इस वायरस का इलाज है, हमसे अगर आपको सुरक्षा चाहिए तो आप हम तक पहुंच सकते हो। वह उसमें एक पता भी देते हैं। फ्रैंक कहता है कि हमें वहां पहुंचने में 2-3 दिन लग जाएंगे। सेलिना कहती है कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हम मारे जा सकते हैं, वहाँ बहुत खतरा हो सकता है और क्या पता वहाँ पर वायरस हो ही, और क्या पता ये आधिकारिक हो, ये तो एक रिकॉर्डिंग बयान है। पर फ्रैंक कहता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। हालांकि उन्हें पूरी तरह से पता नहीं होता कि वहाँ पर अभी भी आर्मी बची है कि नहीं, फिर भी वह रिस्क लेकर वहाँ जाने का फैसला करते हैं। ये एक गाड़ी लेकर उस तरफ बढ़ चलते हैं और कुछ दूर का सफ़र तय करने के बाद उनके सामने एक अंडरग्राउंड रास्ता आता है। जिम बोलता है कि हमें इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, वहाँ बहुत अंधेरा है और बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है क्योंकि अंधेरे में ज़ॉम्बीज़ ज़्यादा एक्टिव होते हैं। लेकिन फ्रैंक उसकी बात नहीं मानता क्योंकि यह बहुत ही शॉर्टकट रास्ता होता है और फ्रैंक वहाँ से जाना चाहता है ताकि दूरी कम हो। इसलिए वह उसके अंदर एक गाड़ी लेकर जाता है, अपनी गाड़ी लेकर जाता है। यहाँ पर रास्ते में बहुत सारे गाड़ियाँ रास्ते पर बिखरी पड़ी है, यहाँ वहाँ गिरी पड़ी हैं। ये रास्ता ब्लॉक है, लेकिन फिर भी फ्रैंक गाड़ी को आगे बढ़ाता चला जाता है। कुछ दूरी जाने पर उसी अंडरग्राउंड में उनकी गाड़ी के आगे का टायर पंचर हो जाता है। अब दोस्तों ये जो सीन है, ये सीन अपने आप में बहुत डराने वाला है मेरे हिसाब से। अब वो लोग टायर बदलना शुरू करते हैं, तभी वो लोग ये देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ की परछाई दिखाई दे रही है। वो सारे ज़ॉम्बीज़ इनकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। तो वो तीनों मिलकर गाड़ी को उठा लेते हैं और है ना,
जो कि जल्दी से गाड़ी का टायर चेंज करने लगती है, और इससे पहले कि ज़ॉम्बीज़ इनकी गाड़ी पर हमला करें, इन तक पहुँचे, ये लोग वहाँ से बैठकर निकल जाते हैं। यह सीन दोस्तों सच में बहुत ही डरावना है, और इस तरह यहाँ पर उनकी जान बच जाती है। रास्ते में इन्हें एक सुपरमार्केट दिखाई देता है, जहाँ से बहुत सारा खाने का सामान ये लोग उठा लेते हैं। चूँकि पूरा शहर वीरान है, ये जो चाहे वो सब ले सकते हैं। इस पूरे सफ़र के दौरान दोनों चारों की आपस में अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, और वो एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरह से समझने लगते हैं बातों बातों में। अब वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ वो पहुँचना चाहते हैं, पर वो देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं होता। वह इस बात से बहुत निराश होते हैं। सेलिना बोलती है कि शायद यहाँ पर कोई गड़बड़ हुई है, हमें यहाँ से तुरंत जाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड अभी भी वहाँ पर कुछ ढूंढ रहा होता है, यहाँ वहाँ देख रहा होता है कि शायद उन्हें यहाँ कोई इंसान दिख जाए। इस उम्मीद से वो यहाँ कुछ ढूंढता रहता है। तभी वहाँ ऊपर एक डेड बॉडी होती है, और उसके ऊपर एक कौवा बैठा होता है जो कि उस लाश को खा रहा होता है। फ्रैंक जब ऊपर देखता है तो उस लाश में से खून की एक बूंद फ्रैंक के आंखों में गिर जाती है। अब वो समझ जाता है कि अब वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। वो अपनी बेटी से बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी बेटी उसके पास आना चाहती है, लेकिन फ्रैंक बोलता है मुझसे दूर रहो। सेलिना समझ जाती है कि अब ये इन्फेक्टेड है। सेलिना जिम को बोलती है इसे मारो, यह इन्फेक्टेड हो चुका है। इससे पहले कि जिम बेसबॉल लेकर उसे मारे, एक नकाबपोश निकलता है जो फ्रेंड को कई गोलियां मारता है, और इस तरह फ्रेंड की यहाँ मौत हो जाती है। आर्मी मैन होता है, वह इन तीनों को जीप में बिठाकर अपने साथ अपने कैंप की ओर ले जाता है। ये तीनों बहुत ही उदास हैं फ्रेंड के मरने की वजह से, पर ये कुछ नहीं कर सकते। अब यह उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर कुछ आर्मी के लोग रहते हैं, और यहाँ पर इनकी मुलाकात होती है हेनरी से। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो उनका हेड होता है। यह जगह सुरक्षित होती है क्योंकि इनके चारों तरफ बहुत सारी सुरक्षा की चीज़ें बिछाई होती हैं, जिसकी वजह से कोई भी ज़ॉम्बी अंदर नहीं आ सकता। अगर कोई ज़ॉम्बी अंदर आने की कोशिश करेगा तो इन्हें पता चल जाएगा और ये उन्हें मार देंगे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे हथियार हैं। लेकिन इनके पास अभी भी इस वायरस का कोई इलाज नहीं है। हालांकि रिकॉर्डिंग में इन्होंने कहा था कि इनके पास वायरस का इलाज है। हेनरी उसे बताता है कि हमारे पास इलाज नहीं है, हम तुम्हें सुरक्षा दे सकते हैं। और अब यह तीनों आर्मी ऑफिसर्स के साथ यहाँ पर सुरक्षित हैं। और इसके बाद हेनरी जिम को अपने एक आर्मी ऑफिसर से मिलाता है जो इन्फेक्टेड होता है, जिसके गले में चैन पड़ी होती है, उसे चैन से बांधा हुआ होता है। वो बताता है कि यह 2 दिन पहले इन्फेक्टेड हुआ और हमने इसको बहुत मुश्किल से पकड़ा है, इसके गले में चैन डाली और अब यह हमारे काबू में है। जिम पूछता है कि इसे जिंदा क्यों रखा है। मिलर बोलता है, उस आर्मी मैन का नाम मिलर होता है। वो कहता है कि इसके ज़रिए हम इस बीमारी की जानकारी चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि इस तरह से भूख से ये कितने दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं। बस इस तरह से कुछ बातें करने के बाद दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। रात में जब वहाँ पर बैठकर वो लोग खाना खा रहे होते हैं तो वहाँ एक ब्लास्ट की आवाज़ होती है। ये जगह जहाँ पे ये सब रुके हुए थे ना, उसके चारों तरफ माइंस बिछाई होती है, ताकि अगर ज़ॉम्बीस आए तो ब्लास्ट की आवाज़ से इन्हें पता चल जाए और ये सब बाहर जाकर उन्हें मार दें। और होता भी इसी तरह है, वो सब बाहर जाते हैं और सारे ज़ॉम्बीस को मार देते हैं। और फिर जब ये फ़ौजी अंदर आते हैं तो उनमें से एक फ़ौजी मिलर के साथ बदतमीजी करता है। इतने में वहाँ पर हेनरी आ जाता है। वह उस फौजी को जो उस पर बदतमीजी कर रहा था उसे दूसरे काम पर भेज देता है। जिम को अपने साथ ले जाता है और वह जिम को बताता है कि मैंने इन फौजियों को एक औरत देने का वादा किया है। हेनरी बताता है कि हमारा एक सिपाही 8 दिन पहले अपने आप को ख़त्म करना चाहता था, क्योंकि वह ज़ॉम्बी से लड़ते लड़ते या भूख से नहीं मरना चाहता था, और यहाँ पर इन दोनों के अलावा कुछ भी नहीं था। तब मैंने अपने साथियों को वादा किया कि मैं तुम्हें एक फ़ीमेल दूंगा, और इसलिए हमने रेडियो पर देना चाहता था। अब जिम को ये सारी बातें पता है, उनके मेजर हेनरी के क्या इरादे हैं वो जिम को पता है। वो वहाँ से सीधा सैली और हैना के पास आता है। वो सेलिना और हैना से कहता है कि अब हमें यहाँ से निकलना होगा। यह तीनों यहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन हेनरी के लोग जिम पर हमला कर देते हैं और वो बेहोश हो जाता है। यहाँ पर एक और ऑफिसर होता है जिसका नाम फेरल होता है। वो जाता है और वो यह चाहता है कि ये सब ना हो। वो कहता है कि इन तीनों को यहाँ पर जाने दो, और वह हेनरी के लोगों की तरफ गन तान देता है। लेकिन उसके साथ भी वो लोग उसे भी बंदी बना लेते हैं और जिम और उसको एक कमरे में बंद कर देते हैं। जिम जब होश में आता है तो फेरल बोलता है कि हमारा कमांडिंग ऑफिसर हेनरी पागल हो चुका है। यहाँ से बाहर 100 मील दूर यह वायरस नहीं फैला। तुम खुद सोचो, यह वायरस समंदर को और पहाड़ों को कैसे पास करेगा। यह बात हमारे मेजर को समझ नहीं आती। वह समझता है कि वह अपनी नई दुनिया बनाएगा। वह पूरी तरीके से पागल हो चुका है। फेरल बताता है कि जो इंसान ठीक है उन्होंने हमें क्वारंटाइन किया है। क्वारंटाइन का मतलब यहाँ पर यह होता है कि उन लोगों को अलग कर देना जिनको इस बीमारी या इन्फेक्टेड होने की संभावना है। अब अगली सुबह 2 आर्मी ऑफिसर इन दोनों को जंगल में लेकर जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे इन्फेक्टेड लोगों की बॉडी होती है, वो सब मरे हुए होते हैं।
और ये आर्मी मैन उन्हें दोनों को वहाँ पे मारने के लिए लाए हैं और वो फेरल को मार देते हैं, लेकिन किसी तरह जिम वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हेनरी के लोग हैना और सेलिना को तैयार करते हैं। अब यह अपने उस इरादे को अंजाम देना चाहते हैं जिनके लिए उन्होंने लड़कियों को यहाँ तक बुलाया है। वह इनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करना चाहते थे। जिम यहाँ पर एक बार फिर अंदर पहुँच जाता है और वह सायरन बजा देता है और हेनरी अपने उस कुछ आदमियों को लेकर उस तरफ जाता है जहाँ पर यह सायरन जिम बजाता है और जहाँ पर जिम छुपा हुआ है। अब जिम इन सबको मारना चाहता है, इनसे बदला लेना चाहता है। वह हैना और सेलिना को किसी भी कीमत पर इनके चंगुल से छुड़ाना चाहता है। जिम यहाँ पर हमले में उन लोगों को मार देता है और जब हेनरी गाड़ी से निकलने की कोशिश करता है तो वह देखता है कि सामने से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ आ रहे हैं। अब चूँकि जिम उनके सारे आदमियों को मार देता है तो हेनरी वहाँ से गाड़ी लेकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो देखता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ आ रहे हैं तो वापस अपने बेस कैंप की तरफ चला जाता है और मजबूरन उसे वापस जाना पड़ता है। अब वहाँ पर हैना, सेलिन और जिम हैं और कुछ बाकी के आर्मी मैन भी हैं। अब जिम क्या करता है, जिम उस मिलर को खोल देता है। मिलर वो है वो जो इन्फेक्टेड होता है, जिसे हेनरी ने चैन लगाकर बांधा हुआ होता है, उसे वो खोल देता है। अब वो आज़ाद है तो वो हेनरी के कई ऑफिसर्स को इन्फेक्टेड कर देता है और उन्हें मार देता है। अब इन लोगों में भगदड़ मच जाती है। यहाँ पर सब अपनी जान बचा कर इधर उधर भाग रहे होते हैं और इसी भागदौड़ में हैना और सेलिना अलग अलग हो जाते हैं। और जब एक आर्मी ऑफिसर सलीम को अपने कब्जे में रखा होता है, सेलिना को, उसके ऊपर जिम हमला कर देता है और जिम उस आर्मी ऑफिसर को मार देता है और सेलिना को वहाँ से छुड़ा लेता है। सेलिना को यहाँ लगता है कि जिम अब ज़ॉम्बी बन चुका है। वह इस पर हमला करने ही वाली होती है कि तभी वो देखती है कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और यह एक दोनों को दूसरे को प्यार करते हैं। जिम उसको बताता है कि अभी भी उम्मीद बाकी है, पूरी दुनिया इन्फेक्टेड नहीं है। ये भागने के लिए बाहर गाड़ी की तरफ जाते हैं। हैना जल्दी से गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ जाती है और जब सेलिना और जिम दरवाज़ा खोलते हैं तो पीछे हेनरी बैठा हुआ होता है। वह बोलता है कि तुमने मेरे बहुत सारे लोगों को मार दिया और वह यह कहते हुए जिम को एक गोली मार देता है। हालांकि इस गोली से जिम मरता नहीं है, सिर्फ घायल होता है। अब हैना जो कि आगे की सीट पर बैठती है गाड़ी स्टार्ट करती है और बैक करती है। पीछे से एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी आ रहा होता है जो कि वही ज़ॉम्बी होता है जिसे हेनरी में बांध के रखा होता है, वही उनका आर्मी मैन का हेड होता है। और वो ज़ॉम्बी पीछे से गाड़ी का शीशा तोड़ते हुए हेनरी को पकड़ लेता है और पकड़कर बाहर खींच लेता है। इस तरह से वो हेनरी को भी मार देता है और हेनरी का यहाँ पर अंत हो जाता है। इसके बाद ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। जिम को गोली लगी होती है, इसलिए सेलिना उसे एक इंजेक्शन देती है और उसके बाद जब जिम होश में आता है तो 28 दिन बीत चुके होते हैं। वह कॉटेज में होता है और जब उसकी नींद खुलती है जहाँ पर उसके साथ हैना और सेलिन होती है। और साथ ही यह भी दिखाया जाता है कि जितने भी लोग वायरस से संक्रमित थे वो सब अब भूख से मर चुके होते हैं। अब इन्हें आसमान में एक जेट की आवाज़ आती है और यहाँ तीनों बाहर की तरफ भागते हैं उस जेट की तरफ देखते हुए। उनके पास एक बहुत बड़ा सा सफ़ेद कपड़ा होता है और यहाँ उस जेट में लोग जो होते हैं उन्हें इंडिकेशन दे रहे होते हैं कि हम यहाँ पर हैं, हमारी मदद करो। और जेट के लोग ये देख लेते हैं और इस तरह से इन तीनों को बचा लिया जाता है और इसी के साथ इस कहानी का यहाँ अंत हो जाता है।